नमस्कार मित्रों। बड़े दुख, बड़े क्षोभ और बहुत ही पीड़ा के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आखिरकार जो बात इनके दिल में थी वो इनकी जुबां पर आ ही गई। मैं बात कर रहा हूँ उस धमकी की जिसमें ये कहा गया है कि जिन्हें उनके तौर तरीके पसंद न आए वे यहाँ से चले जाएं। वाह वाह, वे यहाँ से चले जाएं। पहले भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना लिए और अब जब भारत में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भारत से जाने के लिए कहा जा रहा है। किनके द्वारा? उनके द्वारा जिन्होंने पहले पाकिस्तान बना लिया। मित्रों, आज ये सोचना पड़ रहा है कि आखिर गलती कहाँ से हुई, आखिर गलती कहाँ से हुई। कैसे भारत की जो बहुसंख्यक जनता है, जो बहुसंख्यक प्रजा है, वो इस स्थिति में पहुंच गया, वो इस स्थिति में पहुंच गया। बाहर की धरती से आई एक विचारधारा भारत की मूल संस्कृति का पालन करने वाले लोगों को भारत से निकल जाने के लिए चुनौती दे रही है, धमकी दे रही है। हमने 1000 साल से ऊपर जो उदारता दिखाई, जो सदाशयता दिखाई, जो प्रेम, करुणा व अपनत्व दिखाया, उसका ये प्रतिफल हमें मिल रहा है। गलतियां तो बहुत हुई, लगातार हुई, लेकिन मैं बात 1947 से कर रहा हूँ। भारत का विभाजन हो गया, इस्लाम के नाम पर इसे दो तरफ से तोड़ दिया गया। तोड़ने वाले कौन थे ये सबको पता है, लेकिन दुख की बात तो ये, जिन्होंने भारत को तोड़ा उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या भारत में ही रह गई। यह कह के भारत को तोड़ा कि हम इनके साथ नहीं रह सकते, इन बहुसंख्यकों के साथ नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा विचार अलग है, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये कह के तोड़ा और फिर यहीं रह गए। मित्रों, ये तो हुआ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये इनकम्प्लीट पार्टीशन नहीं है या नहीं था? अपूर्ण विभाजन, विभाजन तो हुआ लेकिन अपूर्ण विभाजन हुआ। जिस आबादी ने भारत का विभाजन किया वह आबादी यहाँ रह गई। भारत की आबादी का विभाजन क्यों नहीं हुआ? भूखंड का केवल विभाजन हुआ। मित्रों, एक राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा नहीं होता है। एक राष्ट्र बनता है भूभाग से, वहाँ रहने वाले लोगों से, उन लोगों की संस्कृति से, उनके आस्था व विश्वास से, उनके धर्म व दर्शन से, उनकी विचारधारा से। ये सब मिल कर के एक राष्ट्र बनाते हैं। लेकिन जब विभाजन हुआ तो केवल भूमि के टुकड़े का विभाजन हुआ। उस विचारधारा को नहीं हटाया गया, उन लोगों को नहीं हटाया गया जिन्होंने राष्ट्र का विभाजन किया था। ये अधूरा विभाजन, ये अधूरा विभाजन हमारे लिए, भविष्य के लिए एक समस्या बन के यहीं रह गया। मुझे क्रोध आता है उन नेताओं पर जिन्होंने सब जानते हुए इस देश के साथ धोखा किया। जनता ने उन्हें सत्ता में बिठाया और उन्होंने उसी जनता के साथ धोखा किया जिस जनता ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था। तो मित्रों, बात गलतियों की कर रहा हूं और केवल गलतियों की बात नहीं करूंगा, बात इसकी भी करूंगा
कि अब इन गलतियों का सुधार कैसे हो सकता है। तो गलती पहली ये हुई कि विभाजन तो हुआ लेकिन अधूरा विभाजन, इनकम्प्लीट पार्टीशन हुआ। यह इनकम्प्लीट पार्टीशन आज भी हमें मुंह चिढ़ा रहा है, आज भी हमारे लिए समस्या बना हुआ है। अगली बात ये, आपने वो नेहरू लियाकत समझौते का नाम सुना होगा। नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। नेहरू लियाकत समझौते का पालन अकेले भारत ने किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। जब हमारे नेताओं ने देखा कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, उनका अमानवीय उत्पीड़न हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनकी लूट मार हो रही है, उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, भारत के नेता आंखें बंद करके ये देखते रहे। क्यों नहीं भारत के नेताओं ने कहा कि यदि आप वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, वहाँ की अल्पसंख्यक जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो बेटर होगा कि जनसंख्या की अदला बदली कर ली जाए, यहाँ के अल्पसंख्यकों को वे संभालें और वहाँ के अल्पसंख्यकों को भारत संभालता है। जब हमारे नेताओं ने देख लिया कि नेहरू लियाकत समझौता होने के बाद भी पाकिस्तान में स्थितियाँ नहीं सुधरी थी, तो क्यों नहीं यह कहा गया कि आप स्थितियाँ नहीं सुधार रहे हैं, इसलिए हम हिंदुओं को वापस बुलाते हैं और जो मुसलमान हैं उन्हें आप वापस बुलाइए। क्यों नहीं हमारे नेताओं ने ऐसा कहा? क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी थी वहाँ के हिंदुओं के प्रति और अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति? क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी थी? उन्होंने तो विभाजन नहीं मांगा था, उन्हें क्यों विभाजन की भट्टी में आपने झोंक दिया? आपको सत्ता पाने की जल्दी थी, आपने उन विचारों को क्यों उत्पीड़न की भट्टी में झोंक दिया? पहली बात तो ये कि नेहरू लियाकत समझौता ही एक बहुत बड़ी भूल थी। क्या इन्हें नहीं पता था कि पाकिस्तान की विचारधारा क्या है? किसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए नेहरू लियाकत समझौता हुआ था? और नेहरू लियाकत समझौता हुआ और उसका पालन नहीं हुआ तो उसके आगे क्या किया गया? फॉलो अप में क्या किया गया? कुछ नहीं किया गया। हमारे नेताओं ने हमें धोखा दिया। अगली बात, सुनते जाइए, गलतियां देखते जाइए। विभाजन कराने वाले मुसलमान तो भारत में रह गए, तो क्यों नहीं उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कदम उठाए गए? ये तो पता ही था, हम देखते आ रहे थे कि मुस्लिम विचारधारा पृथकतावादी है, भारत तोड़ चुकी है। उसके पहले का 1400 सालों का इतिहास हमारे सामने था। मुस्लिम कट्टरतावाद, मुस्लिम जिहाद, ये सब हमारे सामने था। तो क्यों नहीं इस बात के लिए कदम उठाए गए कि जो मुसलमान भारत में रह गए हैं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाएं, नीतियां बनाई जाएं? नहीं बनाई गई, उल्टे ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे वे राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग हो करके एक पृथक समूह के रूप में स्थापित होते चले जाएं। जैसे पानी में डला हुआ पत्थर होता है, वैसे अघुलनशील होकर के रह जाएं। वो कैसे? सबसे पहले तो संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकवाद का क्या मतलब है? संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान करने का क्या मतलब है? सीधे सीधे ये प्रावधान मुसलमानों के लिए थे, इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। ये शब्दों की बाजीगरी हमें नहीं समझ में आती, हमें साफ समझ में आता है। आप मुसलमान सीधे नहीं लिख सकते थे, तो आपने धार्मिक अल्पसंख्यक लिख दिया और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए। ये प्रावधान क्यों किए? क्या उन्हें नहीं पता था कि इस प्रावधान के द्वारा उनके भीतर जो पृथकतावाद की प्रवृत्ति है, जो पृथक समूह, पृथक संप्रदाय, पृथक समुदाय की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति और भी बलवती होगी? तो पहली गलती ये हुई कि संविधान के द्वारा उन्हें एक राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के बजाय एक पृथक समूह के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो कि बहुत बड़ी मांग थी उस समय, लेकिन उसे टालने के लिए उससे क्या किया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 44 में डाल दिया गया
क्यों डाल दिया गया? क्योंकि मांग थी कि मुसलमानों के लिए पृथक नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए, कोई पर्सनल लॉ उनके लिए नहीं होना चाहिए। भारत का एक सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वो सब पर लागू होगा, ये मांग थी। लेकिन मुसलमानों के दबाव में इस मांग को नहीं माना जा रहा था। मांग दोनों तरफ से थी, तो इनको संतुष्ट करने के लिए उसे कहाँ डाल दिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या कि ठीक है, अभी तत्काल ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जब व्यवस्था होगी तब लागू हो जाएगा। अब प्रश्न भारत के मुसलमानों से है, जब उन्हें पता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में है, भले ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में होने का मतलब क्या है? क्या मतलब उसका ये है कि उसका होना ना होना बराबर है? अगर ऐसा है तो डाला ही क्यों गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट के लिए डायरेक्शन होते हैं, स्टेट के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। राज्यों को जब कभी भी संभव हो उन्हें अमल में लाना पड़ता है, उन्हें क्रियान्वित करना पड़ता है। तो जब क्या भारत के मुसलमानों को ये नहीं पता था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड डला हुआ है, तो आज नहीं तो कल ये लागू होगा? तो क्यों रुक गए भारत में वे? उन्हें इतनी ही पृथक पहचान प्यारी थी। आज जिस तरह से वे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, अगर उन्हें ये विरोध था तो चले जाते भारत से। उन्हें तो पता ही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं तो कल लागू होगा। कोई सरकार कब तक टालेगी? जब हमारे संविधान में डाला हुआ है तो कभी न कभी तो ऐसी सरकार आएगी जो लागू करेगी। उन्हें पता था, फिर भी वे रुके। तो इसलिए यदि वे रुके तो ये मान करके रुके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होगा। कोई अधिकार नहीं है उन्हें आज ये कहने का कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू कर रहे हैं और हम इन्हें मंजूर नहीं करेंगे। अरे आप होते कौन है मंजूर करने वाले और ना मंजूर करने वाले? आपके सामने ऑप्शन था, आपको ना मंजूर था, उस समय पाकिस्तान चले जाते। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। अगली बात ये, हमारे नेताओं के कर्म देखिए, इतने से ही नहीं माने, इतने से ही नहीं माने। धार्मिक अल्पसंख्यकवाद का जो कीड़ा था वो संविधान में तो डाल दिए, इसके बाद अपनी नीति के द्वारा भी उसको क्रियान्वित किए। मदरसों को प्रोत्साहन दिया गया, मदरसों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराई गई, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई। ये क्या हो रहा है? मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा? मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाएगा? क्या उन्हें नहीं पता था? मुस्लिम पृथकतावाद को बढ़ावा देने का काम हमारे नेताओं ने किया, सत्ताधीशों ने किया। उन्होंने उस जनता के साथ धोखा किया जिन्होंने उन पर विश्वास करके उन्हें सत्ता में बिठाया था। उस जनता के साथ धोखा किया। जिन्होंने जिन्ना को वोट दिया था उन्हें ये नेता पाल पोस रहे थे, और जिस जनता ने इन्हें वोट दिया था उनके साथ धोखा कर रहे थे ये लोग। तो अगली चीज़ कि हमारे नेताओं ने क्या किया कि संविधान में तो डाला सो डाला, इसके बाद शिक्षा व्यवस्था में डाला। और क्या किया? शिक्षा व्यवस्था में वामपंथ का कीड़ा डाल दिया। वामपंथ से ऐसा प्रभावित कर दिया न केवल शिक्षा व्यवस्था को, बल्कि सिस्टम में जगह जगह वामपंथ। और वामपंथ के द्वारा जो भारत की बहुसंख्यक जनता थी उसे अपनी संस्कृति से दूर कर दिया गया, लगातार दूर किया गया। क्यों? जिससे मुसलमानों के कट्टरवाद का कोई प्रतिरोध न होने पाए। मुसलमान जो कर रहे हैं उसका कोई प्रतिरोध ना कर सके। उन्हें वामपंथ की मीठी नींद में सुला दो, उन्हें वामपंथ का अफीम चटा दो, उन्हें झूठ मूठ का इतिहास पढ़ाओ, झूठा गढ़ा हुआ मन गढ़ंत इतिहास पढ़ाओ, जिससे वे प्रतिरोध न करें। अगली चीज़, इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ, फिर आगे चल कर के क्या करते हैं? अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन, जो कि संविधान में था ही नहीं, ज़बरदस्ती उसको बाद में माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया। फिर माइनॉरिटी कमीशन, इसके अलावा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई गई। इसके अलावा इतने से ही नहीं काम चला, मुसलमानों के लिए वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी। अरे सच्चर कमेटी क्या रिपोर्ट दे रही है? मुसलमानों में ये पिछड़ापन है, वो पिछड़ापन है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इकनॉमिक बैकवर्डनेस है, फलाना है, ढकाना है। सच्चर कमेटी ने ये क्यों नहीं कहा कि मुसलमान 4-4 पत्नियां रखते हैं, ढेर सारी शादियां करते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं, ये मुसलमानों की असली समस्या है? क्यों नहीं सच्चर कमेटी ने इस बात को कहा? सच्चर कमेटी को नहीं दिखाई दे रहा था कि सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है मुसलमानों के पिछड़ापन को दूर करने के लिए ये स्कीम, वो स्कीम, वो स्कीम।
जब तक इतने बच्चे पैदा करते रहेंगे और इतनी शादियां करते रहेंगे तब तक उनका पिछड़ापन कैसे दूर हो सकता है। लेकिन नहीं, ये चीज़ की गई। लगातार जो है इस बात का प्रयास किया गया कि मुस्लिम जनसंख्या देश में बढ़ती चली जाए। जब वो इतनी सारी शादियां करेंगे, इतने सारे बच्चे पैदा करेंगे, उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। जो उनके वोट पर निर्भर नेता थे, जो तुष्टीकरण के वोटों पर निर्भर नेता थे, उनकी इच्छा थी कि मुस्लिम जनसंख्या देश में बढ़ती चली जाए, जिससे जब कभी भी हिंदू उनकी सच्चाई जान जाए तब वे मुस्लिम वोटों के बल पे अपनी राजनीति चला सकें। वे अकेले हिंदू वोटों के से अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहे थे। उन्हें डर था कि आज नहीं तो कल हिंदू उनको समझ जाएंगे, उन्हें वोट नहीं देंगे, तब उन्हें मुस्लिम वोटों का सहारा होगा। इसलिए लगातार वो मुस्लिम वोट बढ़ा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों, मुस्लिम घुसपैठियों, इनके प्रति भी उदार और नरम नीति अपनाई। ये लगातार गलतियाँ की गई। इसके बाद एक पॉइंट और आता है तबलीगी जमात का। तबलीगी जमात वो संस्था है, वो इंस्टीट्यूशन है जो मुसलमानों में कट्टरवाद को भरने में, उनमें पृथकतावाद को भरने में बहुत बड़ा काम कर रही है। वास्तव में आप सभी जानते होंगे कि जब तक ये तबलीगी जमात नहीं थी तब तक जो कन्वर्टेड मुसलमान थे उसमें बहुत सारे मुसलमान, बहुत बड़ी जो उनकी संख्या थी, वे कट्टर नहीं थे। वे अपनी हिंदू संस्कृति का बहुत हद तक पालन कर रहे थे। लेकिन तबलीगी जमात ने उन्हें ऐसा समझाया, उनका ब्रेन वॉश किया कि आप ये क्या कर रहे हो, आप मुसलमान हो, और उन्हें उनकी पुरानी संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो कि वास्तव में भारतीय संस्कृति थी, उस भारतीय संस्कृति से उन्हें दूर किया। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? पर्सनल लॉ क्या चीज़ होती है? फिर वही बात हो गई, पर्सनल लॉ कोई चीज़ नहीं होती। पर्सनल वास्तव में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब तैयारी हो रही है वो तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो एक ये भी चीज़ हो गई। अगला पॉइंट सुनिए, आर्टिकल 370 जो कश्मीर में लगाया गया, इसके क्या परिणाम हुए, इसका क्या स्वरूप था, ये आप सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन गलतियों की जो लगातार की गई, जिसके कारण आज हमें ये धमकी सुनने को मिल रही है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे देश में लगातार चल रही है, वो क्या है? हलाल। आप सब जानते हैं हलाल इकनामी, हलाल सर्टिफिकेशन। इसने क्या किया, एक जो है पैरेलल इकनामी खड़ी की, जिसे आप मुस्लिम इकनामी का नाम दे सकते हैं। इस पैरेलल इकनामी के द्वारा क्या हुआ कि भारत में जो ये सब तमाम तरह के काम हो रहे हैं, इसमें ये पैरेलल इकनामी बहुत बड़ा योगदान कर रही है। तो मित्रों, बात ये हो रही थी कि आखिर गलतियाँ क्या हुई, गलतियाँ हमसे क्या हुई जिसके कारण आज हमें ये धमकी सुनने को मिल रही है। तो ये गलतियाँ हुई। अब प्रश्न ये उठता है कि अब किया क्या जाए? किया ये जाए, सीधा एक लाइन का उत्तर है, इन गलतियों को सुधारा जाए। जब आपको गलती पता लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? गलतियाँ पता लगने के बाद यही काम होता है कि उस गलती को सुधारा जाए और न दोहराया जाए। तो जितनी इस तरह की चीज़ें की गई हैं उन सब में सुधार हो। अल्पसंख्यकवाद बंद, अल्पसंख्यक मंत्रालय बंद, संविधान में अल्पसंख्यकवाद का जो प्रावधान है धार्मिक अल्पसंख्यकों का, उसे हटाइए संविधान संशोधन करके। अल्पसंख्यकों के नाम पे कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं होनी चाहिए। जो भी कल्याणकारी योजना बने भारत की जनता के लिए बने, अल्पसंख्यकों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं होनी चाहिए। कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, कोई मदरसा शिक्षा नहीं होना चाहिए। मस्जिदों पर लगातार वॉच रखा जाए कि मस्जिदों में मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। नमाज़ पढ़ाने के बाद, नमाज़ पढ़ाने के अलावा वहाँ के लोगों के मन में क्या क्या विचार भर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पूरा मस्जिदों का जो नेटवर्क है, वहाँ मौलाना हम बार बार सुनते हैं, हम यूट्यूब पे सुनते हैं और तमाम तरह की चीज़ें हमने सुनी है, जिसमें मौलाना किस तरह की बातें उनको बताते रहते हैं। तो उन पे नज़र रखी जाए कि मौलाना आखिर उनको बता क्या रहे हैं। मदरसों को तो पूरी तरह से बंद करने की आवश्यकता है। मदरसे जो है कट्टरवाद के ही केंद्र नहीं हैं, आतंकवाद के भी केंद्र हैं। आए दिन वहाँ पर हथियार मिलते हैं, आए दिन विदेशी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर मिलते हैं। तो इस चीज़ को भी बंद करने की आवश्यकता है। अगली चीज़ ये है, मैंने एक बार नहीं कई बार बताया है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण नीति की सख्त आवश्यकता है। लेकिन वो जनसंख्या नियंत्रण नीति विशेष जनसंख्या नियंत्रण नीति होगी जो केवल मुसलमानों पर लागू होगी। और उसके मैंने कारण बताए हैं, क्योंकि केवल मुसलमान ही वह समुदाय है जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि में लगा हुआ है। इसलिए केवल उसी की जनसंख्या
वृद्धि को नियंत्रित, उसी की जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भारत की जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को बैलेंस में लाया जाए, क्योंकि अभी तो इनकी जनसंख्या इतनी कम है, तब तो हम ये धमकियाँ सुन रहे हैं। जब ये जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हाल होगा, आप इस चीज़ का सहज अनुमान लगा सकते हैं। एक और चीज़ मैंने कभी कहा था, वो आप कभी वीडियो में जा कर के पीछे देख सकते हैं। वो ये था कि मताधिकार को फिर से परिभाषित कीजिए। जो भी भारत राष्ट्र के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, भारत राष्ट्र के प्रति शत्रुता रखते हैं, जो भारत को खंडित करने का सपना देखते हैं, जो भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं, जो भारत से बैर पालते हैं, उन लोगों के मताधिकार को हटा दिया जाए, उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि ये मताधिकार का दुरुपयोग है। ऐसे लोग मताधिकार पाने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं और ऐसे लोगों को चुन करके सत्ता में भेजते हैं जो भारत के लिए हितकारी नहीं होते। तो ये भी एक चीज़ है कि मताधिकार को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। वामपंथ का जो प्रभाव, इसे पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता है। मित्रों, काम बहुत बड़ा है, एक एक करके होगा, लेकिन ये काम करने पड़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम चल रहा है, आर्टिकल 370 हट चुका है, लेकिन वहाँ भी आप जानते हैं कि बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है। कश्मीर की डेमोग्राफी को ठीक करने की आवश्यकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तबलीगी जमात और ये जो जमयतुल क्या अभी नाम था ना, जमयत उलमा हिंद, ये क्या है, तो ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, PFI है, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है, जो देश में पृथकतावाद और कट्टरतावाद को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ बंद किया जाए। मित्रों, अब जो है ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुडी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि यहाँ के बहुसंख्यक लोगों को, यहाँ की मूल संस्कृति को मानने वाले लोगों को यहाँ से निकल जाने की धमकी दी जा रही है, तो मित्रों अब हम भी गुडी बातें नहीं करेंगे। हम भी बिल्कुल साफ बातें करना चाहते हैं। अब जो है पानी जिसको कहते हैं ना, कब बहुत हो गया है, अब सहन शक्ति के बाहर है। अब इस बीमारी का इलाज आवश्यक है। इसके लिए कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े तो भी हमको उठाने चाहिए मित्रों। लेकिन हम अब इस समस्या को और सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो डेमोग्राफी में जो है अभी तो इनकी जनसंख्या कम है, 15-16%, 17% कितनी है एग्जैक्ट तो फिगर किसी को भी, हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो भी है अभी बहुत कम है। लेकिन अगर इनकी जनसंख्या आगे और ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होगा? अभी जो धमकी है मुँह से दे रहे हैं, क्या उसको क्रियान्वित करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे? आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मित्रों, अब गुडी बातों से काम नहीं चलेगा। अब तो कदम उठाने पड़ेंगे। इस बीमारी का इलाज, इस बीमारी का उपचार करना पड़ेगा। तो ठीक है मित्रों, आपको मेरी बात ठीक लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। और अगर मेरी बात में कहीं कुछ गलती नज़र आ रही हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।